आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो भी NIOS के रिजल्ट में कुछ एब्रीवेशंस कुछ कोडिंग यूज करी जाती है जिससे बहुत से बच्चे तो वाकिफ होते हैं। मतलब बहुत से बच्चों को इनका मतलब मालूम होता है, बट बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें इन चीज़ों का मतलब मालूम ही नहीं होता है और जिस वजह से वो अपना रिजल्ट को समझने में थोड़ी बहुत गलती कर जाते हैं। तो ऐसी ही कुछ एब्रीवेशंस जो यूज़ करी जाती है, मैं उन सबको थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो रिलेटेड है NIOS की क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट से रिलेटेड, जो भी रिजल्ट में कुछ एब्रीवेशंस यूज करी जाती है। जैसे कि एक जैसा टाइटल आप देख रहे हैं कि एक्स 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 लिखा रहता है बहुत से बच्चों के रिजल्ट में। अगर एक्स 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 इस तरह का अगर लिखा हुआ है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि NIOS कभी भी अपने रिजल्ट में फेल नहीं लिखा हुआ शो कराता है किसी भी कैंडिडेट के लिए। मीन्स अगर कोई बच्चा एग्जाम में रह गया है, कोई फेल हो गया है, जैसे हम लोग फेल कहते हैं, तो फेल शब्द यहाँ पर गलत माना जाता है। इससे बच्चे की मानसिकता पे गलत प्रभाव पड़ता है। इसी कारणवश यहाँ पर क्या इस्तेमाल करा जाता है, एक्स 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 एक्स। NIOS में एक्स 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 हमेशा फेल होने के लिए ही आप ये समझिए कि फेलियर की जगह पर इस वाले कोड को ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बच्चा ओवरऑल फेल है, मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है, लेकिन बच्चा अगर केवल 4 में पास है या 3 में पास है या 2 में पास है या 1 में पास है या ओवरऑल पास ही नहीं है, तो वहां पर रिजल्ट के आगे एक्स 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 लिखा रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्स 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 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपना अभी जो भी आपने क्लास का पेपर दिया है, चाहे 10th क्लास है चाहे 12th क्लास है, तो आप अभी पास नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये है, आपको अभी भी 2-4 या जितने पेंडिंग सब्जेक्ट हैं आउट ऑफ 5, अगर आपने टोटल 5 सब्जेक्ट पास करे हैं तो आपके उसमें पास लिखा हुआ आ जाएगा। 5 से कम चाहे कितने भी हों, अगर आपने 4 सब्जेक्ट पास करे हैं, चाहे 3 सब्जेक्ट पास करे हैं, चाहे 2 सब्जेक्ट पास किए हैं, चाहे 1 सब्जेक्ट पास किया है, चाहे 0 सब्जेक्ट पास करे हैं, मतलब आप पास नहीं हैं, तो आपके लिए एक्स 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 लिखा रहेगा। ठीक है। इसके अलावा और कुछ एब्रीवेशंस हैं, वो भी थोड़ा समझा देता हूँ आपको साथ में। जैसे अगर SYCT लिखा हुआ है तो SYCT बेसिकली उन सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है जिन सब्जेक्ट में थ्योरी भी होता है एग्जाम प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, जैसे आपके सामने एक सब्जेक्ट होगा ऐसा, एक डेटा एंट्री सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, थ्योरी का एग्जाम भी होगा प्लस प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होगा। तो आपको थ्योरी में भी पास होना पड़ता है इंडिविजुअली अलग से, और प्रैक्टिकल के एग्जाम में भी अलग से पास होना होता है। ऐसा नहीं होता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के मिला के आपके 33 नंबर से ज़्यादा आ गए हैं तो आप पास माने जाओगे, नहीं। आपको प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है, थ्योरी में अलग पास होना है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप केवल प्रैक्टिकल में पास हो गए और थ्योरी में फेल हो गए, तो इस वाले केस में आपको इसमें क्या लिखा रहेगा, SYCT, मतलब सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन थ्योरी। अभी भी आपको इस सब्जेक्ट का थ्योरी सारा पोर्शन पास करना है, आपको थ्योरी में इस सब्जेक्ट को पास करना है, इसीलिए इसको SYCT दर्शाया जाता है। इसी वाले सिस्टम का जस्ट हम अगर अपोजिट देखें तो एक कोड इस्तेमाल होता है SYCP। जैसा हमने डेटा एंट्री का ये भी एग्जांपल लिया, इसमें एक थ्योरी वाला पोर्शन होता है, एक प्रैक्टिकल वाला एग्जाम का पोर्शन होता है। अगर कोई बच्चा मान लो थ्योरी में पास हो गया लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हो गया, तो इसके रिजल्ट में क्या लिखा रहेगा, SYCP, मतलब अभी इस कैंडिडेट या इस बच्चे को प्रैक्टिकल वाले एग्जाम को क्लियर करना है, अदरवाइज ये तब तक ओवरऑल इस सब्जेक्ट में पास नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, हमने SYCT और SYCP का मतलब समझ लिया। ठीक है, अब इसमें दूसरा हमारे पास एक कोड है SYC। SYC बेसिकली उन सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें केवल थ्योरी ही थ्योरी है। जैसे कि भाई हिंदी सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, या इस तरह के जो भी सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, केवल थ्योरी होता है। और थ्योरी ही होता है तो मतलब अगर आप इसमें फेल हो गए हैं थ्योरी में तो भाई SYC लिखा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल तो है नहीं, तो सब्जेक्ट येट टू क्लियर। ठीक है, ध्यान रहे TMA के मार्क्स जोड़ करके आप अपने नंबर कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसका कुछ अलग क्राइटेरिया होता है। अगर TMA आपने सबमिट करा है तो आपके मार्क्स यहाँ पर 80 में से काउंट किए जाते हैं और लगभग आपको एक 25 से 26 के बीच में इतने कुछ नियर बाय मार्क्स लाने पड़ते हैं, डिपेंड करता है सब्जेक्ट से सब्जेक्ट में। ठीक है, तो जो थ्योरी वाला सब्जेक्ट अगर उसमें आप फेल हो गए हैं तो वहाँ लिखा रहेगा SYC। ठीक है,
इसके बाद एक अगली एब्रीविएशन यूज होती है AB। AB का मतलब क्या होता है कि आप उस सब्जेक्ट में थे एब्सेंट, मतलब आप पेपर देने नहीं गए। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, वो पेपर देने जाते भी हैं और बावजूद उसके भी उनके रिजल्ट में AB लिखा हुआ जाता है। तो ऐसे में वो लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हम रीजनल सेंटर जाएंगे, एप्लीकेशन लेटर, बहुत सी चीज़ें करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इन चक्करों में ना पड़ें, बेवजह के 3-4 महीने बर्बाद होने हैं और पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आपका जो ये प्रॉब्लम आप बोल रहे हैं कि एब्सेंट था और यहाँ पर प्रेजेंस लग जाएगी, तो इसके कोई चांसेस नहीं है। बेहतर आपके लिए यही रहता है कि आप जल्द से जल्द अपनी एग्जामिनेशन फीस भरें और अपने एग्जाम में अपीयर हो जाएं। ठीक है, तो AB का मतलब यहाँ पर एब्सेंट रहा। तो हमने SYCT समझ लिया, SYC समझ लिया, AB समझ लिया, XX का मतलब समझ लिया, SYCP का मतलब समझ लिया। एक आता है ये RW। RW बेसिकली बहुत कम बच्चों से ही रिलेटेड रहता है और अगर मोस्ट ऑफ द केस में कहा जाए तो RW एक अनफेयर मीन्स के लिए इस्तेमाल करा जाता है। मतलब जो बच्चे कुछ गलत तरीके से अपनी परीक्षाओं को पास करने की कोशिश करते हैं, लाइक कुछ एक एजुकेशन माफियाओं के चक्कर में पड़कर अपनी जगह एक डमी कैंडिडेट को एग्जाम में बिठाकर या कुछ भी अनऑथेंटिकेटेड वे से आप गलत तरीके से इलीगल वे में कोई एक सेंटर है, कोई स्कूल है जो इस तरह के काम करते हैं जहां पर सब बच्चों को एक साथ बिठा करके नकल कराई जाती है, कॉपी एक दूसरे की सब करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर एक क्लास में मान लो आप 56 बच्चे बैठे हुए और कोई सेंटर ही इसमें इंडल्ज है, मतलब जो हाँ एग्जाम हो रहे हैं, अगर वो एग्जाम सेंटर ही इसमें इंडल्ज है और वो लोग नकल करा रहे हैं, तो ये 56 के 56 बच्चों के आंसर ऑलमोस्ट सेम टू सेम मिलेंगे और सबके सबके आंसर रहेंगे सेम। तो NIS का जो एक रिजल्ट का आंकड़ा निकाला जाता है तो ये लगभग 45% के आसपास ही निकलता है प्रत्येक सेंटर से। अगर कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर है तो वहां पर ऑलमोस्ट 45% बच्चे ही पास हो पाते हैं। लेकिन जहां पर ऐसी सिचुएशन आती है किसी एग्जामिनेशन सेंटर के बच्चे लगभग 90% या 95% बच्चे सारे आंसर सॉल्व करके आ रहे हैं, आंसर शीट सबकी फुल भरी हुई है, तो वहां पर डाउट की स्थिति उत्पन्न होती है और फिर वहां पर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करा जाता है और बातें खुल के सामने आती हैं और कॉपी चेकर को या NIS को मालूम पड़ जाता है कि इस वाले सेंटर में कुछ घपला हुआ है जिस वजह से इन बच्चों का रिजल्ट रोक दिया जाता है। RW इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, रिजल्ट विद हेल्ट, मतलब रिजल्ट आपका रोक दिया गया है। और इन बच्चों का क्या होता है, ये इनके जो रिजल्ट होते हैं ये इन्वेस्टिगेशन के लगे रहते हैं, मतलब इसमें जांच पड़ताल की जाती है और कुछ समय बाद लगभग 40 से 50 दिन के बाद इनका रिजल्ट दोबारा से डिक्लेयर करा जाता है RW वालों का। ठीक है, तो RW का मतलब भी समझ गए होंगे। RW जिन बच्चों का आता है उन सबको मालूम होता है कि उनका RW क्यों आया है 90% केसेस में, क्योंकि इन बच्चों ने कुछ ना कुछ गलत तरीके से अपनी परीक्षाएं पास करने की कोशिश की होती है। तो यहाँ पर आपने ये सारी बातें समझ ली कि SYCT, SYC, AB, XXX, SYCP और RW इन सबका मतलब क्या होता है। अच्छा, RW की बात ना करें और बाकी इन सब की बात करें तो इन बच्चों को क्या करना चाहिए। ओवरऑल इनकी बात करी जाए तो ये किसी भी कारण से अपने उस सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये लोग फेल हुए हैं उसके लिए इनको क्या करना होता है, इनके 2 रास्ते खुले हुए आते हैं, एक ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का और एक पब्लिक एग्जामिनेशन का। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में इनको बेनिफिट क्या है भाई, अपनी मर्जी के अनुसार ये लोग पेपर दे सकते हैं, अपनी चॉइस के अनुसार, मतलब डेट अपनी पसंद की, एग्जाम सेंटर अपनी पसंद का, ठीक है, और लोकेशन अपनी पसंद की। मतलब कोई बच्चा अगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वो हिमाचल प्रदेश में जा रखा है किसी काम से, या यूपी का बच्चा कहीं बिहार में जा रखा है या किसी भी अदर स्टेट में जा रखा है और वो एग्जाम अपने पसंद के स्टेट है जहां पर वो अभी प्रेजेंटली स्थित है वहां देना चाहता है, तो वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की मदद से वहां पर दे सकता है। तो ऐसे बच्चे जो किसी कारण से अपनी परीक्षा नहीं संपन्न कर पाते उनके पास 2 यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, एक ऑन डिमांड का और एक पब्लिक एग्जामिनेशन का। ऑन डिमांड में आप अपना सेंटर सेलेक्ट करें, डेट सेलेक्ट करें, वो मैंने एक वीडियो में आपको पूरा क्लियर बता रखा है किस तरह से आपने वो सब करना है। तो आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में अपने आप को एनरोल करके अपना एग्जाम दे सकते हैं और रिजल्ट लगभग 40 से 50 दिन के अंदर आपके सामने ऑनलाइन उपस्थित हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आता है ऐसे बच्चों के लिए जो किसी कारणवश अपनी परीक्षा नहीं पास कर पाए कि पब्लिक एग्जामिनेशन में एनरोल हो जाए। पब्लिक एग्जामिनेशन में कहते हैं जो वैसे तो मोस्ट ऑफ द केस में आप देखेंगे कि अक्टूबर नवंबर में होती है, दूसरी मार्च अप्रैल में। ठीक है, इसमें क्या होता है, एग्जाम सेंटर आपकी पसंद का नहीं होता है, जहां आपका स्टडी सेंटर होता है, जो आपका स्टडी सेंटर है आपके स्टडी सेंटर के ही नियर बाय लगभग
10 से 15 किलोमीटर के दायरे में। ध्यान रहे जो आपका AI है मतलब स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर के लगभग 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में ये लोग आपको आपका एग्ज़ाम सेंटर दे देते हैं और ये आपको मालूम नहीं होता है, ठीक है ना, इसकी डेट मालूम होती है, ये बोर्ड डिसाइड करता है पब्लिक एग्जामिनेशन में, ठीक है। कोई भी स्कूल हो सकता है, कहीं पर भी लोकेटेड हो सकता है, जो कि आपके स्टडी सेंटर से 10-15 किलोमीटर के दायरे में स्थित होगा। तो ये कुछ बातें थी, टोटली जितने भी NIOS के स्टूडेंट हैं जो रिजल्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जो कोडिंग थी वो मैंने आपको सारी समझा दी और इसके बाद आपने किस तरह से अपने आप को एनरोल करना है, तो वो ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। किसी और समस्या से आपको प्रॉब्लम है तो NIOS से रिलेटेड आप उसे नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।